नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य बाई कामरान में। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय हिंदी है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप जब तक वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, इससे आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। और उसके साथ साथ जो भी अभ्यर्थी हिंदी विषय जो इनका मूल विषय है और किसी भी तरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन, इस स्तर के प्रश्न हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में कुल 80 प्रश्न हैं और 80 प्रश्न में विविधता देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के, 2 बार मैं एग्ज़ाम दिया हूँ और स्टेट भी मैं वहाँ से क्वालिफ़ाई किया था। तो जो प्रकृति है पूछने की वहाँ प्रश्नों की, उसके आधार पे मैंने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, क्योंकि बीपीएससी ने जो पाठ्यक्रम दिया है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के आधार पर, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्हीं से जो है प्रश्नों को मैं यहाँ संकलित किया हूँ। और मेरी कोशिश है कि कम चीज़ में ज़्यादा लाभ हो आपको और बेहतर से बेहतर चीज़ आप तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है। ये सारी जो वीडियो है वो फ्री है और मेरा ये प्रथम प्रयास है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम रहा है तो मैं इस चीज़ को और बेहतर तरीके से लाने का प्रयास करूँगा। और जो आपका एग्ज़ाम जब तक नज़दीक आएगा तब तक मैं आप लोगों को एक बेहतर सामग्री से सुसज्जित करके आपको परीक्षा के लिए पूर्णतः तैयार करने का प्रयास करूँगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो, क्योंकि मेरा इसी तरह का वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे और आप जो है इससे लाभान्वित होते रहें। पहला प्रश्न आपका है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध चिंतामणि को सर्वप्रथम किस नाम से लिखा था? तो सबसे पहले उन्होंने विचार वीथी के नाम से अपने इस निबंध को लिखा था। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद कृत सेवा सदन का उर्दू रूप है? तो प्रेमचंद ने सबसे पहले सेवा सदन को बाजार हुस्न के नाम से लिखा था और उसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण हुआ सेवा सदन के नाम से। और इस उपन्यास में इन्होंने वेश्यावृत्ति की बात की है। किसकी? वेश्यावृत्ति की जो समस्याएं हैं उसका चित्रण इन्होंने इस उपन्यास में किया है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बेलासुर बकरिया किसकी रचना मानी जाती है? तो बेलासुर बकरिया जो है वो निराला की रचना मानी जाती है और निराला छायावाद की बृहत्त्रयी के स्तंभ कवि माने जाते हैं। इनको छायावाद के अंतर्गत महेश की संज्ञा से सुशोभित किया जाता है। चौथा प्रश्न है, वह चिड़िया जो किसकी कविता है? तो वह चिड़िया जो ये रचना है वो है केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। तो वह चिड़िया जो किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। पांचवा प्रश्न है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता किसकी है? तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता जो है वो शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। हम पंछी उन्मुक्त। बाकी जो दोनों कवि हैं वो छायावाद की बृहत्त्रयी में आते हैं, जिसमें महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा से सुशोभित किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप जानते रहिए। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो है आप 80 प्रश्नों तक पहुँच जाएं और एक ही वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी अगर वीडियो हो जाएगी तो इसको अपलोड करने में थोड़ा समस्या होगी और आप ऊब भी जाएंगे अगर ज़्यादा लंबी रहेगी तो देखने में। इसलिए आप जो है, मैं सोचता हूँ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुँच जाएँ, इसलिए आप इसको देखें और आप अपने से भी गेस करें कि कौन सा विकल्प इसमें सही हो सकता है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि प्रेमचंद के फटे जूते व्यंग साहित्य किसने लिखा? तो प्रेमचंद के फटे जूते जो लिखा है हरिशंकर परसाई ने। अगला प्रश्न है, ग्रामश्री किसकी रचना मानी जाती है? ग्रामश्री जो है वो सुमित्रानंदन पंत की मानी जाती है और सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गलता लोहा किसकी रचना है? तो गलता लोहा जो है वो रचना है शेखर जोशी की। आपके सामने विकल्प है शेखर जोशी, विवेक की राय, धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो रचना है शेखर जोशी की है। आपके सामने जो बीपीएससी प्रश्न रखता है और प्रश्न का स्वरूप कैसा होता है कि उसमें हमेशा 5 विकल्प होते हैं,
जिनमें से एक विकल्प इनमें से कोई नहीं है और दूसरा विकल्प इनमें से एक से अधिक। दो ऐसे विकल्प होते हैं जो नए प्रतियोगी छात्र हैं या प्रतियोगिता करने वाले लोग हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं दो में, क्योंकि प्रश्न हल करने के दौरान समय का दबाव रहता है और परीक्षा का दबाव रहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनमें वो दो ऑप्शन अक्सर छूट जाते हैं। एक विकल्प हमको लगता है ये बिल्कुल सही है, तो उसी के आधार पे हम उसका चुनाव करने लगते हैं और ध्यान से प्रश्न को पढ़ते नहीं, तो इसलिए गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट हैं वो गलत कर देते हैं, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक पूरे प्रश्न को अच्छे तरीके से आप ना पढ़ें, चारों पाँचों विकल्प को, उसके बाद पाँचों विकल्प को पढ़ने के बाद ही आप उसका आंसर दीजिए, चाहे भले से आपको आता हो। क्योंकि देखन में छोटे लगेगा घाव करे गंभीर, आपको देखने में तो बहुत सरल लगेगा, लेकिन अब गलत हो जाएगा और एक नंबर से आप छंट जाएंगे तो आपको बहुत पीड़ा होगी। 9वां प्रश्न है, हम तो एक एक करी जाना किसकी पंक्ति मानी जाती है? ये संत कबीरदास ने लिखा है, हम तो एक एक करी जाना। 10वां प्रश्न है, आत्म परिचय एक गीत, इसके रचनाकार कौन है? तो आत्म परिचय गीत लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत एक आत्मकथाकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं और इनकी आत्मकथा को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? इनकी जो आत्मकथा है उसका पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा भाग है 10 द्वार से सोपान तक, और तीसरा जो भाग है वो नीड़ का निर्माण फिर, और अंतिम जो भाग है वो बसेरे से दूर। तो इस तरह से इस रचना भी, अगर इस तरह से इनकी आत्मकथा भी पूछ लेता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं जिनका अलग अलग नाम है, और ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा मानी जाती है। लेकिन इसमें आत्म परिचय एक गीत पूछा है, तो ये जो है वो हरिवंश राय बच्चन की। 11वां प्रश्न है, जुलूस रुका है किसकी कृति मानी जाती है? तो जुलूस रुका है ये जो रचना है वो विवेकी राय की है। रामधारी सिंह दिनकर ऐसे कवि हैं, खास तौर से बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने वाले जो अभ्यर्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इनकी रचनाओं को और इनके समय को, इनकी काव्यगत प्रवृत्तियों को, सारी चीज़ों को आप आसानी से पढ़िए, सावधानी से पढ़िए, ताकि जो है आपको किसी तरह की समस्या ना हो। आदिकाल के नामकरण के संबंध में बहुत मतभेद रहा है, और इसी नामकरण के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल की संज्ञा दी है, और वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। ठीक है, और भी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग मत से संबोधित किया है। आदिकाल को आदिकाल कहने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, और वहीं पर सिद्ध सामंत काल जो नाम है वो राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ है, और चारण काल जो है कहा है आदिकाल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और संधि या चारण काल की संज्ञा दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। प्रश्न संख्या 13 है कि इनमें से कौन छायावाद की विशेषता नहीं है? तो आपने द्विवेदी युग को पढ़ा होगा, छायावाद को पढ़ा होगा, तो इतिवृत्तात्मकता जो है वो द्विवेदी युग की विशेषता है, ना कि छायावाद की। इतिवृत्तात्मकता के क्या होता है? इसमें वस्तु वर्णन और आख्यान की प्रधानता होती है। इस प्रवृत्ति में वस्तु वर्णन और आख्यान की प्रधानता होती है, जिसके आधार पर बहुत सारे ऐसी पौराणिक गाथाएं होती है जिसको आधार बनाकर कवियों ने अपनी रचना की है। आपने देखा होगा जयद्रथवत है, आपने देखा होगा साकेत है, तो ये सब जो रचना है वो पौराणिक है, आख्यान पर आधारित है, इसलिए यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो इतिवृत्तात्मक मानी जाती हैं। राष्ट्रीय चेतना छायावाद की विशेषता है, प्रबंधात्मकता भी उसमें देखने को मिलती है, इसलिए दोनों विशेषताएं छायावाद की होंगी। लेकिन अगला प्रश्न है, इनमें से कौन फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मानी जाती है? तो इनमें से कौन सी रचना जो है फणीश्वर नाथ रेणु की मानी जाती है? तो हार की जीत जो है वो सुदर्शन की रचना है। किसकी रचना है? हार की जीत सुदर्शन की रचना है। और संवदिया और मारे गए गुलफाम दोनों रचनाएं जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? एक से अधिक। मारे गए गुलफाम और संवदिया दोनों इनकी कृति है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न सही हो जाएगा एक से अधिक। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि बादल राग किसकी रचना है? बादल राग जो है वो
निराला ने लिखा है, लेकिन आपके विकल्प में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, त्रिलोचन और शमशेर बहादुर सिंह और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो निराला नहीं दिए हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से मैंने विकल्प को भी ध्यान में रखा है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि इनमें से कोई नहीं और इनमें से अधिक कैसे प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना मानी जाती है? आपके सामने नंद दुलारे वाजपेयी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जबकि ये निराला की जो साहित्य साधना है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है, और ये जो है ना इसमें विकल्प में दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी महाकाव्य में जयशंकर प्रसाद ने 15 सर्ग यानी कामायनी महाकाव्य को 15 सर्गों में विभाजित किया है, जिसमें जिसका पहला सर्ग है वो चिंता सर्ग है और अंतिम जो सर्ग है वो आनंद सर्ग है। अगर हम 15 सर्गों की बात करें तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये इसके जो 15 सर्ग हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि पहलवान की ढोलक किसकी रचना मानी जाती है? तो पहलवान की ढोलक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मानी जाती है। 19वां प्रश्न है, जहाँ कोई वापसी नहीं किस विधा की रचना है? दो आपके सामने विकल्प है, कहानी, उसके बाद उपन्यास, यात्रा वृत्तांत। तो जहाँ कोई वापसी नहीं, ये निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत का एक अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि प्रेमघन की छाया में किस प्रकार की रचना है? तो प्रेमघन की छाया जो है वो संस्मरणात्मक निबंध है। क्या है? संस्मरणात्मक निबंध है। आपके सामने विकल्प है, उपन्यास, कहानी, काव्य, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा सही, क्योंकि प्रेमघन की छाया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये संस्मरणात्मक निबंध के रूप में लिखा है। 21वां प्रश्न है, शिरीष के फूल किसकी कृति मानी जाती है? तो शिरीष के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति मानी जाती है, इनका निबंध है, और बाकी विकल्प गलत है, जबकि सही विकल्प क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि जामुन का पेड़ किस विधा की रचना मानी जाती है? तो जामुन का पेड़ जो है वो कथा है। क्या है? कहानी है, और इसमें विकल्प में नहीं है, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। और जो है वो कृष्णचंद्र की कहानी है। किसकी? कृष्णचंद्र की कहानी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? तो आलोपी दीन जो है वो नमक का दरोगा का पात्र है ही है, और उसके बाद अब सूरदास भी इनका पात्र है, और भोला भी इनका पात्र है, गोदान उपन्यास का पात्र प्रसिद्ध पात्र है। तो विकल्प पूछा है कि इनमें से कौन सा पात्र मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, तो सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये गज़ल की जो पंक्ति है वो किसने लिखी है? दुष्यंत कुमार ने। अगला प्रश्न है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र किसकी कृति मानी जाती है? आपके सामने विकल्प है, विनोद कुमार शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, धूमिल, एक से अधिक। तो इसमें सही हो जाएगा धूमिल, क्योंकि सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है, और इनकी रचना है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये 1915 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, और इसके रचनाकार हैं चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, और ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है, और इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला जो प्रश्न है 27वां, मैथिली शरण गुप्त को उनकी किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आपके सामने विकल्प है, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रचना है भारत भारती 1912 में इसका प्रकाशन हुआ था, और 1912 में, और इसमें राष्ट्रीय चेतना का स्वर देखने को मिलता है, और राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर इसमें भरी गई है, और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के इसी रचना के आधार पर, यानी भारत भारती के आधार पर इनको क्या कहा था, राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था।
तो इसलिए प्रश्न संख्या 27 का विकल्प ई सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि विद्यापति कृत कीर्तिलता की भाषा क्या है। तो इसकी भाषा क्या है, अवहट्ट है। कीर्तिलता की भाषा क्या है, अवहट्ट। आपके विकल्प में दिया है ब्रज, संस्कृत, अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसको इन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखा था। विद्यापति की बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती है, जिसमें इन्होंने लगभग 3 भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी हैं। एक तो संस्कृत में, दूसरी अवहट्ट भाषा में, तीसरी मैथिली में। तो मैथिली में जो इनकी रचना है वो बहुत प्रसिद्ध है, पदावली के नाम से जो प्रसिद्ध है, और इसी रचना के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद 2 रचनाएं इनकी है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जो अवहट्ट भाषा में है। बाकी जो रचनाएं हैं वो संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है घनानंद रीतिकाल की किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, ये जो है रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रीति सिद्ध में कौन आता है, इसमें आते हैं बिहारी, और बाकी जो है लगभग कवि हैं वो रीतिबद्ध कवि वो कहलाते हैं या रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 30 है मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से कौन देखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने ही कहा था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। तो पहले हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 हुआ करती थी, लेकिन नवीन शोध के आधार पर वो 53 मानी जाती है, क्योंकि एक वर्ण ऐसे होता है, लिखा जाता है, और इसको भी तमिल में और मराठी में इसका इस्तेमाल होने के कारण इसे अब वर्णमाला के क्रम में जोड़ दिया गया है, इसलिए वर्णमाला की कुल संख्या हो गई है 53। 32वां प्रश्न है इनमें से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। तो गंजा, प्रातः, शांत, इसमें जो है ना अनुस्वार का और इसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें अनुनासिक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अनुनासिक का चिन्ह ये है, इसलिए यहाँ पर विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक जो शब्द है वो रासायनिक नहीं होता बल्कि रासायनिक होता है। तो यहाँ पर विकल्प ए गलत हो जाएगा, और बाकी अनुकूल और अधीन सही है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकल्प ए जो है रासायनिक नहीं होगा बल्कि रासायनिक होगा, इसलिए 33वां का विकल्प ए रासायनिक सही होगा। अगला प्रश्न है 34वां, अति उत्तम शब्द में उपसर्ग होगा। तो अति क्या होगा, अति, धन, उत्तम, तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति। आपके सामने विकल्प है अधि, अति, अति, तो विकल्प सी हो जाएगा सही, अति। 34वां का प्रश्न 34वें प्रश्न का विकल्प सी अति सही है। 35वां कह रहा है कि पठनीय शब्द में प्रत्यय है। तो पठनीय जो शब्द है इसका मूल शब्द क्या है, पठनीय का पठन। तो जब इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये पठनीय। तो यहाँ पर विकल्प आपको दिया है नीय, नीय, अनीय, तो इन तीनों में से कोई विकल्प सही नहीं होगा, तो इसका विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप के साथ लगाकर संज्ञा अथवा विशेषणों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जहाँ क्रिया के साथ मूल धातु क्रिया की जो मूल धातु है उसके साथ अगर संज्ञा लगे तो वहाँ हमेशा होता है कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न है 37वां, वीरांगना शब्द में संधि है। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वीर हो जाएगा एक शब्द और दूसरा हो जाएगा अंगना। तो यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि क्या आप जा रही हैं वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है किसी से, कोई पूछ रहा है किसी से क्या आप जा रही हैं, यानी वो प्रश्न कर रही हैं उनसे। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होता है जब कोई प्रश्न पूछे तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए।
39वां कह रहा है कि इनमें से विवरण चिन्ह माना जाता है। जैसे किसी भी बात का विवरण देना है तो इसी तरह के चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये योजक है और ये अर्धविराम। 40वां है अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अवतरण चिन्ह को उद्धरण का चिन्ह भी बोलते हैं और इकहरा भी, दोहरा भी बोलते हैं। तो ये जब सिद्धांत और विचार हो कोई, वहाँ इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उस इकाई को क्या कहते हैं। तो जब एक से अधिक पद मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, चाहे वो संज्ञा का काम करें चाहे सर्वनाम का काम करें, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा पदबंध। अगर संज्ञा का काम करेंगे तो संज्ञा पदबंध, और क्रिया विशेषण का काम करेंगे तो क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम का काम करेंगे तो सर्वनाम पदबंध होगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है। तो क्रिया विशेषण जो है वो विकारी शब्द नहीं है। अगला है कि लकड़ी से बनी यह अलमारी बहुत भारी है में पदबंध है। तो लकड़ी से बनी क्या, अलमारी, और अलमारी क्या है, संज्ञा है, यहाँ हो जाएगा संज्ञा पदबंध। पदबंध बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। पदबंध इसलिए सावधानी से आप पढ़ें, और जो भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न को तो देखिए ही, साथ ही साथ व्याकरण जो वासुदेव नंदन की जो व्याकरण है उसको पूरी गहराई के साथ उसका अध्ययन करें। और साथ ही साथ जो आपकी एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जो पुस्तक लगी हुई है उस पुस्तक का अध्ययन बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि रचनाएं उससे बाहर कहीं से नहीं आती हैं। तो आप तमाम यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास किताब है, आपके पास विकल्प है। किताब वही एससीईआरटी की पूरी लीजिए और उसको अच्छे से, जितनी रचनाएं हैं, जितने कवि हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उससे बाहर कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं। तो मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 45वां, इनमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग नहीं पूछा है, तो मोती जो होता है वो पुल्लिंग होता है, तो नहीं है तो मोती नहीं होगा, क्योंकि मोती जो है वो पुल्लिंग में आता है। बाकी संसद और बालू जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि भाववाचक संज्ञाएं सदा किस वचन में प्रयुक्त होती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त की जाती हैं, बहुवचन में नहीं। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि रजनीश कार से ऑफिस जाता है, तो किससे जाता है। ऑफिस जाने का साधन क्या है, माध्यम क्या है। तो जहाँ साधन का इस्तेमाल किया जा रहा हो वहाँ हमेशा होता है करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से पृथकता, इस तरह से जो है ना इसका विभक्ति चिन्ह है उसको आप याद रखिए। जो आठों कारक हैं उस आठों कारक को और उसकी विभक्ति चिन्ह को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आते हैं। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। तो सर्वनाम के भेद माने जाते हैं 6। अगला प्रश्न है आपके सामने 49वां, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। वाक्य में सर्वनाम है, स्वयं का मतलब निज, निज की बात कर रहा है, यानी स्वयं करना चाहिए। तो कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि जिस पद से कुछ करने का बोध हो, जो कुछ करने की बात कर रहा हो तो यहाँ क्रिया होगा। जहाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ करने की बात हो रही तो वहाँ क्रिया होगा। और 51वां प्रश्न है, क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जबकि ध्वनि को भाषा विज्ञान में कहते हैं स्वनिम। अगला प्रश्न है 52वां, कुसुम ने गीत गाया था में वाच्य है, तो क्या गाया था, गीत गाया था। तो इसमें कर्म की प्रधानता है, तो हो जाएगा कर्म वाच्य। और वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है ये मकान छोटा है में विशेषण है, तो कैसा है, ये परिमाण बता रहा है, तो इसलिए वहाँ जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है 54वां, काठ का उल्लू होने का मुहावरे का अर्थ है। काठ का उल्लू होने का मतलब, नहीं लोग कह देते कि उल्लू हो, क्या उल्लू का मतलब मूर्ख हो। तो काठ का उल्लू होना मतलब अत्यधिक मूर्ख होना, क्या, अत्यधिक मूर्ख होना। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें शुद्ध चुनना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, आशीर्वाद। तो ये आशीर्वाद जो है ना, ये रेफ जो होती है वो वाव के ऊपर होगी, ये गलत हो जाएगा। ज्योत्सना इसमें पूरा सा दिया है तो इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा।
सही हो जाएगा ज्योत्सना। अगला प्रश्न है 56वां, अति उत्तम शब्द का सही विच्छेद होगा, तो ये हो जाएगा अति धन उत्तम। तो यहाँ विकल्प है आपके सामने ये ए, तो सही हो जाएगा अति धन उत्तम। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश में एक शब्द होगा, तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला एक शब्द होगा दुराग्रह। 58वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण वाक्य है। क्रिया विशेषण बताना है, तो यह मेरी गाड़ी है और यह मेरे मित्र की। अरे क्या कर रहे हो, विकल्प सी है मोहन कल आएगा, और डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन कल आएगा, विशेषता कल आने की बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण वाक्य होगा। 59वां कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? सूत नहीं होगा, क्योंकि इसका तत्सम सूत्र होगा, और सांप का सर्प होगा, और यहाँ सत्य है विकल्प सी, इसलिए यहाँ ये तत्सम सही हो जाएगा सत्य। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। अव्ययी भाव समास में प्रायः प्रथम पद प्रधान नहीं होता है, और सही कथन का चुनाव करना है, इसलिए यही गलत है, क्योंकि अव्ययी भाव में जो है प्रथम पद प्रधान होता है। कहते हैं ना प्रथम पद प्रधान है इति अव्ययीय, तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और नहीं दिया है, इसलिए यहाँ ये गलत हो जाएगा। एक और भी विकल्प देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से अधिक और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पूरे प्रश्न को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, सही बात है। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, तो इस तरह से प्रश्न संख्या 60 का विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि काव्य हेतु में हेतु का अर्थ है, हेतु का अर्थ होता है कारण। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, तो ये सूत्र है काव्य के संबंध में आचार्य भामा का, और भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और इनकी रचना है काव्य अलंकार। अगला प्रश्न है 63वां, नाट्य शास्त्र किसकी कृति मानी जाती है? नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि की, जिसमें उन्होंने नाटक की वृत्तियों पर चर्चा की है, और रस की भी बात उन्होंने की है। लेकिन नाट्य शास्त्र का जो 6वां अध्याय है उसमें इन्होंने रस की बात की है, और रस की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भावानुभाव विचारी संयोगाद रसास निष्पत्ति, और संयोग और निष्पत्ति को लेकर के 4 आचार्य जो है मिलते हैं रस सिद्धांत के अंतर्गत, उन्होंने इनकी व्याख्या की है। कौन कौन से हैं, अगर प्रश्न आएगा आगे तो हम बताएंगे उसके बारे में कौन कौन है। प्रश्न संख्या 64 कर रहा है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो रसों की संख्या उन्होंने 8 मानी है। 65वां कह रहा है कि शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव माना जाता है निर्वेद। प्रश्न संख्या 66 कह रहा है कि निम्न में भट्टलोलट के रस संबंधी मत को कहा जाता है, तो भट्टलोलट के रस संबंधी मत को कहा जाता है उत्पत्ति या आरोपवाद। क्या कहा जाता है? उत्पत्ति या आरोपवाद। और इसी तरह से भुक्तिवाद भट्टनायक का है, और अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का है, और अनुमितिवाद आचार्य शंकुक का। तो भट्टलोलट और आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, ये जो 4 व्याख्याता हैं, इन्होंने ही भरत मुनि के रस सूत्र के अंतर्गत संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या की है। 67वां प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद ग्रंथकार माने जाते हैं, तो काव्य में अभिव्यंजनावाद ग्रंथ की रचनाकार जो है वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है कि मात्रा के आधार पर वर्ण भेद कितने माने जाते हैं? तो लघु और गुरु 2 होते हैं, हरस और दीर्घ तो 2 होते हैं इसमें मात्रा के आधार पर वर्ण भेद। इनमें से क्या सही नहीं है? संयुक्ताक्षर स्वयं लघु होते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये हमेशा गुरु होते हैं। और हरस्व मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु होते हैं, सही बात है। हलंत व्यंजन लघु मान लिए जाते हैं, सही बात है। तो सही नहीं क्या है? ए विकल्प सही हो जाएगा। 70वां प्रश्न है, इनमें से विषम मात्रिक छंद है, तो आपके सामने विकल्प है छप्पय है, उसके बाद चौपाई है, दोहा है। तो इसमें विषम मात्रिक छंद का मतलब ये छप्पय हो जाएगा, विषम मात्रिक।
क्योंकि जो दोहा है वो अर्ध सममात्रिक छंद है और चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या 71 कह रहा है 22 से 26 वर्णों तक के 4 चरणों वाले छंद को कहते हैं। 22 से 26 यानी सवैया। 22 से प्रश्न संख्या 72 कह रहा है हरिगीतिका कैसा छंद है? तो हरिगीतिका जो है वो सममात्रिक छंद है जिसमें 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक पंक्ति में। 73वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किसके योग से कुंडलिया छंद बनता है? तो दोहा और रोला के योग से कुंडलिया छंद बनता है। किससे? दोहा और रोला के योग से कुंडलिया बनता है। और प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि उपेंद्र वज्रा की प्रत्येक पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं? तो उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक पंक्ति में 11 वर्ण होते हैं जिसमें जागड़, तागड़ और जागड़ के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। 75वां प्रश्न अनुप्रास अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन सा? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। 5। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि शब्द अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? तो शब्द अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। तो इस तरह से कुल कितने भेद होंगे? 5। शब्द अलंकार के कितने भेद? 5 भेद। प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। तो यहाँ पर पीर एक शब्द संत से संबंधित और दूसरा पीर जो है पीड़ा से संबंधित, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं लेकिन शब्द एक ही है। तो यहाँ जहाँ पर 2 शब्द आए दोनों के अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ होता है सदैव यमक अलंकार। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार के भेद हमने आपको बता ही दिया। पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों वहाँ पे होता है श्लेष अलंकार। इसके 2 भेद होते हैं, एक सबंग श्लेष और एक अभंग श्लेष। प्रश्न संख्या 78 कह रहा है कि उपमा अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं? तो उपमा अलंकार के अंग कितने माने जाते हैं? भेद नहीं, अंग। तो इसमें आपको पता है उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। कौन कौन? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो इस तरह से इसके कितने अंग माने जाते हैं? 4। विकल्प बी सही है। 79 कह रहा है कि भीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में अलंकार है तो रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा, क्योंकि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहाँ होता है रूपक अलंकार। 80वां प्रश्न कह रहा है कि जहाँ उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान और प्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ होता है उत्प्रेक्षा। जानो मानो जनु मनु, जिस तरह से जो अव्यय आते हैं उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा, यहाँ संभावना व्यक्त की जाए जहाँ वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये थे आज की इस वीडियो के कुल 80 प्रश्न। कैसे लगे आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर लगे होंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने ये प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं और इसी तरह के प्रश्न आते रहेंगे। अगर आप वीडियो को प्रेम देंगे, आशीर्वाद देंगे तो मेरा जो मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी तरह के प्रश्न आप तक पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि जो कुछ भी मुझे अनुभव है इस परीक्षा को लेकर के उस तमाम अनुभव का इस्तेमाल मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं और उससे लाभान्वित करना चाहता हूं आपको। इसलिए अगर वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।